श्रोताओं, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के जन्म दिवस के रूप में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मनाए जाने वाले दिनों में से ये एक महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी ने विश्व में अनेक तरह के विघ्न डाले हैं, विश्व की प्रगति में अनेक विघ्न डाले हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को तो एकदम से कई कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक नया रूप प्रदान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने हर समय प्रयास किए हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकें, हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। ऐसे में हम सभी शुक्रगुजार हैं उन सभी डॉक्टर्स का, नर्सेस का और पूरी ही स्वास्थ्य विभाग की टीम का। और श्रोताओं, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमारे स्वास्थ्य पर और अधिक विस्तृत चर्चा करने के उद्देश्य से हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अचला जैन जी को। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैम, हम स्वास्थ्य के विषय पर जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज्ञान है। हर दूसरा तीसरी दादी माँ, नानी माँ नुस्खे दे रही हैं, इंटरनेट भी कुछ ज्ञान दे रहा है, पर जो ऑथेंटिक ज्ञान है वो हमें एक डॉक्टर से ही मिल सकता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारी डेली लाइफ है, एक डेली रूटीन है, दैनिक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए कि हम स्वस्थ रह सकें। मैम, जैसा कि अभी हमने कोरोना महामारी में देखा, अभी हम जिस महामारी के दौर से गुजरे हैं उसमें बहुत सारे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तो आई है। लोगों को ये समझ में आया है कि अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी में जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी उन लोगों ने तो बीमारी का अच्छे से मुकाबला किया, अच्छे से रिकवरी हुई, उनका हॉस्पिटलाइजेशन भी काफी कम हुआ। पर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी उनको बीमारी ने अपनी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। तो हमें इस विषय को देखते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या पे सबसे पहले काम करना चाहिए। दैनिक दिनचर्या सुधारने से ही हम बीमारी को 70% तक कम कर सकते हैं, जिसे हमारी वैज्ञानिक भाषा में प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं। प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होता है कि बीमारी में रिस्क फैक्टर के आने के पहले ही उसका उपचार करना। जैसे कि हमें पता है कि अल्कोहल पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है, स्मोकिंग करना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है, तो हमें पहले से ही हम अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करके रखें। हमें पता है कि ज्यादा तला भुना खाना, ये जंक फूड लेना अच्छी चीज नहीं है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर को अगर हम बीमारी होने के पहले से ही अलग कर देंगे तो हम काफी हद तक बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि काफी रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो प्रिवेंटेबल होते हैं, जिनसे बचा जा सकता है। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जैसे एज है, सेक्स है, तो वो हम नहीं बदल सकते, पर हमें कोशिश करना चाहिए कि जिन रिस्क फैक्टर्स से हम बच सकते हैं कम से कम हम उन्हें तो कम करके अपनी दैनिक दिनचर्या को सुधार कर अपने रोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें। जी मैम, क्या इसमें ये भी रहता है कि हमारा जो डेली लाइफ रहती है इसमें हमें वर्कआउट वगैरह का भी तो कुछ योगदान रहता है? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। दैनिक मतलब जैसा कि काफी रिसर्च से भी साबित हुआ है कि हमें हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट का वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम हैवी एक्सरसाइजेस करें, या फिर ये भी नहीं है कि हम टहलने जा रहे हैं तो हम एकदम इस स्पीड से जा रहे हैं कि हम एक आधे घंटे में 10 कदम भी नहीं चल पाए। उसका मतलब ऐसा है कि आपको एक विग्रस एक्टिविटी करनी चाहिए। आप अगर चल रहे हैं तो आप इस स्पीड में चलें कि अगर आपके बाजू में कोई साथ में चल रहा है तो आप उससे कंफर्टेबली बात ना कर सकें। मतलब आपको अपनी स्पीड थोड़ी सी मेंटेन करके चलनी है। ये नहीं कि आप जिम में, अब कई लोगों का आजकल ट्रेंड में जैसे आ गया है, लोग सोचते हैं हम जिम जाएंगे तभी हमारा वर्कआउट हो पाएगा, पर ये जरूरी नहीं है। आपके पास जितना समय है आप उतने समय में अपने घर पर भी एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आप घूमने नहीं जा रहे हैं तो अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज छत पे भी आप कर सकते हैं, और अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आप 30 मिनट की वॉकिंग, विग्रस वॉकिंग कर सकते हैं। जी मैम, आजकल देखते हैं कि तनाव बहुत है। लोग शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब बात मानसिक स्वास्थ्य की आती है तो वो बहुत प्राइवेट टॉपिक सा बन जाता है, तो उस पर लोग बात करना पसंद नहीं करते। इवन अपना अगर कोई मानसिक रूप से परेशान भी है तो छिपाता सा है। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल मैडम, मैं आपसे इस बात पे पूरी तरीके से सहमत हूँ। वैसे भी कहा गया है कि स्वस्थ रहने का मतलब सिर्फ रोग मुक्त होना नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब है कि हेल्थ के जो कंपोनेंट है उसमें पहला कंपोनेंट होता है फिजिकल हेल्थ, जो मतलब शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा कंपोनेंट होता है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा होता है सामाजिक स्वास्थ्य, और चौथा होता है स्पिरिचुअल स्वास्थ्य। अगर ये चारों स्टेट में हम हेल्दी हैं तभी हम हेल्दी हैं, सिर्फ रोग मुक्त होना हेल्दी नहीं है।
तो आपने जैसा बोला कि आजकल लोग छुपाते हैं कोई बीमारी होती है, तो WHO की जो अभी 7 अप्रैल को अपन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डे की थीम पे भी काम करते हैं, तो हर साल WHO एक थीम भी रिलीज करता है। तो WHO की थीम में एक बार कहा भी गया था कि हमें डिप्रेशन से बचाने के लिए जिस भी आपके आसपास कोई भी व्यक्ति अगर है जो आपको लग रहा है कि उसको डिप्रेशन आ रहा है, तो आप उसकी मदद करने की कोशिश करें। अगर हमें लगता है कि हमें कुछ सही नहीं लग रहा, हमें आसपास सही नहीं लग रहा, हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हमें खाना पसंद नहीं आ रहा, तो हमें भी अपने लक्षणों को तुरंत पहचानना चाहिए और हमें हेल्प मांगनी चाहिए। उसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन एक कोई ऐसी बीमारी नहीं है। डिप्रेशन किसी को भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। कई बार लोगों को हम अपन की दैनिक दिनचर्या में भी डिप्रेशन आता है, पर दैनिक दिनचर्या में जो होने वाला डिप्रेशन है वो सामान्यतः थोड़े दिन बाद ठीक हो जाता है या थोड़े देर बाद हमें ठीक लगने लगता है। पर अगर कभी हमें लगता है कि हम लंबे समय तक हमारा मूड खराब ही रहता है, वो ठीक नहीं होता या हमें काफी गुस्सा आता है, तो हमें तुरंत एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और घर परिवार के लोगों को भी इसको छिपाने की कोशिश न करके उसकी हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। जी। अच्छा मैम, कई बार क्या रहता है कि महिलाओं में खासकर वो डिप्रेशन में रहती हैं और उसको बड़ा बनाती जाती हैं उसको। महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल मैडम, अभी तो कोरोना में मुझे लगता है डिप्रेशन कुछ ज्यादा भी बढ़ गया है, क्योंकि कोरोना में एक दूसरे से मिलना जुलना भी लोगों का काफी कम हो गया। दिन भर टीवी देखते हुए लोगों की दिनचर्या भी काफी हद तक बहुत डिस्टर्ब हुई है। तो सबसे पहले तो डिप्रेशन दूर करने के लिए महिलाओं को अपनी हॉबीज को जो पहले से वो करती आई हैं, उनको अपनी हॉबीज को बढ़ावा देना चाहिए। खुद के लिए सबसे पहले तो टाइम निकालना जरूरी है। मैं सभी महिलाओं से बोलना चाहूंगी कि आप आपके घर की आधारशिला हैं। आपको सबसे पहले आपका ध्यान रखना है, तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। यूजुअली महिलाएं अपना ध्यान रखती नहीं है, क्योंकि वो दिन भर अपने परिवार का ध्यान रखने में व्यस्त रहती हैं। तो सभी महिलाओं को चाहिए कि वह सवेरे का टाइम, आपको सुबह अगर आप बच्चों के टिफिन वगैरह बनाने में बिजी हैं, आप नहीं निकाल पाते अपने लिए समय, तो आप दोपहर में थोड़ा टाइम निकालिए, शाम को टाइम निकालिए। कोई अलग से आपको टाइम देने नहीं आएगा। जब तक आप खुद ही नहीं कोशिश करेंगे अपने लिए टाइम निकालने के लिए, तब तक कोई ये टाइम निकालने के लिए नहीं आ पाएगा। मेरे हस्बैंड तक मुझे कई बार कहते हैं कि अपने लिए सेल्फिश बनो, पूरी दुनिया सेल्फिश है, तुम जब तक अपनी खुद कोशिश नहीं करोगी तब तक कोई हेल्प करने नहीं आने वाला। जी। तो मैं भी सभी महिलाओं से ये कहूंगी कि आप भी अपने लिए समय निकालिए, समय दीजिए, और आप अपनी हॉबीज को, अपने खान पान को, अपनी लाइफस्टाइल के लिए, अपने एक्सरसाइज करने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ है। जी मैम, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ पर मैंने कई बार देखा है ऐसा कि कुपोषण की बहुत समस्या है महिलाओं में। स्वयं कुपोषित होती हैं, बच्चे भी कुपोषित हो जाते हैं उसकी वजह से। तो ऐसे में कुपोषण से बचने के लिए उनका पोषाहार जो है वो कैसा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल मैडम, अपने यहाँ मैं भी देखती हूँ जो बहुत सारी महिलाएं आती हैं, गर्भवती महिलाओं में यूजुअली, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि औरत को आहार देने की जरूरत नहीं है, जबकि औरत का आहार बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो दिन भर काम करती है और उसका बहुत सारे टाइम पे ब्रेकफास्ट छूट जाता है, वो नहीं प्रॉपरली ब्रेकफास्ट ले पाती। कभी उसका नाश्ता के लिए उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो बैठ के लिए खुद के लिए सलाद काट सके, खुद खा सके। तो यूजुअली हमारी भारत सरकार भी बहुत सारी स्कीम लॉन्च करती रहती है। आंगनवाड़ी में पोषण आहार की व्यवस्था की गई है, गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार प्रदान किया जाता है। उसके अलावा गर्भवती महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क प्रदान करी जा रही हैं। तो हर महिला, जो भी आपको अगर लगता है कि आपको लगातार थकान बन रही है, या फिर आपको लगता है कि आपको कहीं पे किसी शरीर के भाग में कहीं पर दर्द हो रहा है या कहीं पे डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप तुरंत चिकित्सीय परामर्श के लिए जा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में कैंसर स्क्रीनिंग तक की सुविधाएं एवं उसका उपचार भी निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। पर आपको थोड़ा सा एक कदम तो खुद भी उठाना पड़ेगा, आपको खुद बताना पड़ेगा, खुद आके आना पड़ेगा, तभी आपकी कोई हेल्प कर पाएगा। अभी हमारे यहाँ पिछले मार्च में ही कैंसर स्क्रीनिंग कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया था। हमें हर महिला को, जो भी 30 से 65 वर्ष की है, उसे 5 साल में कम से कम एक बार स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इसकी जांच कराना अनिवार्यतः अपनी लाइफस्टाइल में ले आए आप। हर महिला को स्क्रीनिंग एक बार करानी चाहिए, जिससे हमें उसके प्रारंभिक स्टेज पर ही पता चल जाए कि उसे कोई कैंसर की समस्या तो नहीं हो रही है।
तो सभी महिलाएं जिन्हें भी थकान होती है या कोई डिस्चार्ज की समस्या है या अन्य कोई भी समस्या है, तो आप एक बार कृपया कर चिकित्सीय परामर्श हेतु सरकारी अस्पताल अवश्य जाएं और डॉक्टर से परामर्श प्राप्त करें। जी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने, और बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आपको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। दर्द सहते रहना कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल मैडम। जी मैम, बच्चों में भी कई बीमारियां होती हैं और इनसे बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं समय समय पर। अभी टीकाकरण अभियान के तहत सघन मिशन इंद्रधनुष का आयोजन किया जा रहा है, तो इस सघन मिशन इंद्रधनुष में क्या क्या है? पूर्ण टीकाकरण कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। इसे आंशिक रूप से और बिना टीकाकरण वाले बच्चे, जो छूटे हुए बच्चे हैं या शेष रह गए बच्चे हैं, उन सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कराने हेतु इसे सघन मिशन इंद्रधनुष के नाम से अब हर साल संचालित किया जाता है। तो इस साल जो हमारे यहाँ मिशन इंद्रधनुष संचालित किया जा रहा है वो 3 चरणों में किया जा रहा है। इसका एक चरण मार्च में पूर्ण हो चुका है, दूसरा चरण अभी चल रहा है और ये तीसरा चरण इसका मई में किया जाएगा। इसका उद्देश्य है जो भी हमारे बच्चे जिनका भी टीकाकरण किसी कारणवश छूट गया है, स्पेशली जो दुर्लभ क्षेत्रों में बच्चे हैं जहां पर जो ज्यादा नहीं आ पाते या एएनएम नहीं पहुंच पाती, या घुमंतु एरिया के बच्चे हैं, या जो ईटा भट्टी के आसपास के बच्चे हैं जिनका मोबिलाइजेशन बार बार हो जाता है, वो दूसरी जगह चले जाते हैं और कुछ कारणों से उनके कुछ टीके छूट जाते हैं, तो उन्हें पूर्ण टीकाकरण कराना ही इस पूरे अभियान का मेन उद्देश्य है। जी, इसके तहत कौन कौन से टीके दिए जा रहे हैं बच्चों को? बच्चों को 7 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए टीके दिए जा रहे हैं, जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, बच्चों का टीबी, मीजल्स, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। और ये टीके जो होते हैं वो बच्चों को जीवन भर बीमारियों से बचाने के लिए, मीजल्स जो पहले एक महामारी के रूप में, जैसे अभी कोविड की महामारी आई थी, ऐसे पूर्व में मीजल्स की महामारी होती है और उसके एपिडेमिक से बचने के लिए बच्चों को ये टीकाकरण लगाए जाते हैं। तो बच्चों को टीकाकरण हमें जब अस्पताल में जैसे ही उसकी भर्ती होती है, उसके बाद माँ की छुट्टी होने के पहले ही बच्चे को पहला टीकाकरण हो जाता है। तो हमें भी ध्यान, ये सभी अभिभावकों का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों का नियमित रूप से टीकाकरण कराएं। उनके टीकाकरण कार्ड में भी जब भी टीकाकरण कराया जाता है उसके बाद में एंट्री हो जाती है, तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए कि उनकी ड्यू डेट कहीं बढ़ तो नहीं गई है। आशाओं को भी मोबिलाइज कराने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। हमारा पूरा अमला, स्वास्थ्य अमला इस अभी मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत छूटे हुए बच्चों को टीकाकरण करा रहा है। तो आप सभी भी, जिन भी बच्चों का टीकाकरण छूटा हुआ हो, उन्हें अभी जो दूसरा चरण चल रहा है या फिर अभी इसके बाद मई में तीसरा चरण होगा, तो आप सभी अपने बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कराएं, क्योंकि पूर्ण टीकाकरण ही बच्चों को इन 7 घातक बीमारियों से बचा सकता है। जी, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी रेडियो के श्रोता होंगे, जहां कहीं भी सुन रहे होंगे, इस मिशन इंद्रधनुष से जुड़ेंगे और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएंगे। बिल्कुल मैडम, सभी लोगों से मेरा भी यही आह्वान कि आप सभी अपने बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कराएं और इस अभियान को सफल बनाएं, एक भी बच्चा छूटे ना। जी, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक और सवाल आता है कि स्वास्थ्य का मतलब लोगों ने जोड़ रखा है कि आपका बीएमआई सही है कि नहीं है, और खास करके लोगों में स्लिम दिखने का फैशन है, मतलब हैवी वर्कआउट, डाइट, तो इसमें क्या बीएमआई के पीछे भागना कितना सही है? मैम, बीएमआई मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि बीएमआई हमें स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ हमें इसलिए होना है क्योंकि हम स्वस्थ होकर सुंदर दिखेंगे, तो ये एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस चाहिए, पर अगर आप सुंदर सिर्फ दिखना चाहते हैं तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं होता। बीएमआई का मतलब होता है कि अपनी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आपका एक बीएमआई होना चाहिए। उसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जैसे 18.5 के नीचे माल नरिस्ट बोलते हैं जी। तो आपको माल नरिस्ट और ओवरवेट दोनों के बीच में अपने आप को मेंटेन करके रखना है। पर आपका शरीर, आपको जो हर किसी की बॉडी कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी कैपेसिटी एक नहीं होती, तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को जो भी पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से मेंटेन करके रखें। हम बीएमआई के पीछे ना भागे, ना ही हम सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है कि जिम करें या एप्पल साइडर विनेगर जैसे जो भी टीवी में आ रहे हैं कि उसका जूस पियेंगे हम तभी स्वस्थ होंगे। मेरी खुद ही मैंने देखा कि कई लोगों में ऐसा है कि सूप पियो सुबह से, तो सूप कैसे पियेंगे कि अपन बाजार से एक सूप ले आया, अपन ने पी लिया। तो सूप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप सूप पियेंगे तभी दुबले होंगे। हाँ। सूप का मतलब ये है कि आप फैटी चीजें, जो ऑयली चीजें, उनको अवॉइड करें।
आप घर का बना हुआ सूप पी सकते हैं। सूप नहीं पी सकते तो आप सिर्फ सैलेड खा सकते हैं। आप टमाटर खाएंगे तो भी आपको उतने ही न्यूट्रिएंट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको जब सूप बना के ही पियेंगे तभी आप हेल्दी हो पाएंगे। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि सूप बना के पियेंगे आप तो उसके कुछ न्यूट्रिएंट तो खराब ही हो जाएंगे गर्म करने में। तो आप कोशिश करें कि आप रॉ मटेरियल से भी आप जैसे कच्ची सलाद खाएं। आप जरूरी नहीं है कि उसको सूप बना के पिएं, या आप सैलेड के ऊपर नमक डाल के जब उसको आपको टेस्ट आएगा, नमक डालने से तो इनफैक्ट उसका टेस्ट और आपको अनहेल्दी हो गया, क्योंकि आपको शुगर और सॉल्ट दोनों चीजें अवॉइड करनी है जी। तो आप शुगर सॉल्ट को अवॉइड करके जो सिंपल चीजें हैं घर में उन्हीं को लेके आप अपनी लाइफस्टाइल को, आप अपने फूड हैबिट्स को अच्छा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे दिखाई हुई चीजों के पीछे भागने में कोई समझदारी नहीं प्रतीत होती मुझे तो जी। मैम, एक सवाल यहाँ से एक और आता है कि जैसे आपने बताया कि मार्केट में आजकल मार्केटिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि बहुत सारे आ गई चीज, ये वाले कॉर्नफ्लेक्स खाओ, ये वाला सूप पियो, इस तरह की एक तरह के कुछ वो भी आने लगे हैं जो लिक्विड टाइप के होते हैं, उनको लेना है तो उनसे भी आप स्लिम हो सकते हैं। इवन मैंने पेपर में पढ़ा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई कि वो एक बलून आपके पेट में डाल देते हैं और फिर वो बलून बाहर निकल जाता है नेचुरली और वो आपको भूख कम कर देता है, तो उससे भी आपका वेट कम हो सकता है। ये सब प्रक्रियाएं जो हैं या ये जो इलाज हैं, खान पान है, ये कितना हमारे लिए हेल्दी है और कितना अनहेल्दी है? नहीं मैडम, ये बिल्कुल भी अपने लिए हेल्दी नहीं है। ये सारी चीजें जो है इनमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं और वो प्रिजर्वेटिव केमिकल के फॉर्म में होते हैं जो हमारे शरीर को पूरी तरीके से नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि स्वस्थ रहने के सिर्फ प्राकृतिक तरीके जो है वही स्वस्थ रहने के तरीके हैं। जो भी ये मार्केट में चीजें आ रही हैं ये सब सिर्फ एक दिखावा है और वो सिर्फ मार्केटिंग के तरीके हैं जो हमें भ्रमित करने के लिए किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ जो दुबले हैं उनको मोटे होने के लिए दवाइयां चाहिए, जो मोटे हैं उनको दुबले होने के लिए दवाइयां चाहिए, पर दवाइयों से नहीं होता। एक्चुअली दुबला होना या मोटा होना ये सिर्फ एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, कंसिस्टेंटली आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो कि आप बना सके, आप मतलब उसको आप फॉलो कर सके काफी लंबे टाइम तक, तो डेफिनेटली आपको थोड़े दिन में चेंज दिखने लगेगा। तो आप कंसिस्टेंसी लाएं अपनी कोई भी नई, आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप कुछ भी नया कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी लाएं और थोड़ा सा पेशेंस रखें। बिना पेशेंस रखे तो चेंजेस दिखना बहुत मुश्किल है जी। अच्छा, अभी इसके पहले आप बात कर रही थी सोशल मीडिया पर देखकर लोग ना प्रोडक्ट के पीछे भागे। सोशल मीडिया पर लोग एक तो ये तो करते ही करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं कि अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने लगते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं कि सोशल मीडिया पे इलाज करना कितना घातक सिद्ध हो सकता है। मैडम, सोशल मीडिया का तो हम खुद भी देखते हैं। आजकल हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट पूरी रिसर्च करते हुए आते हैं कि हमें ये हुआ है, इसके बाद ऐसा होगा, पर ऐसा होता नहीं है मैडम। मतलब जो चीज देख के आजकल टेलीमेडिसिन का भी जमाना है, टेलीमेडिसिन को भी देखा जाए तो एमसीआई से कोई मान्यता नहीं है और टेलीमेडिसिन करना भी नहीं चाहिए। पर कोविड टाइम पे ऐसी थोड़ी क्राइसिस थी, बिल्कुल डॉक्टर नहीं अवेलेबल हो पा रहे थे तो टेलीमेडिसिन कई बार कई जगह पे शुरू करी गई। लेकिन जब तक आप मरीज नहीं देखेंगे, जब तक आपको सिम्टम्स नहीं पता है, अगर ऐसा होता मैडम तो जैसे एमबीबीएस करने के लिए 5 साल हमें एमबीबीएस करने में लगता है, उसके बाद एमडी करते हैं तो फिर 3 साल एमडी करने में लगता है, फिर कुछ सुपर स्पेशलिटी करते हैं तो उसमें फिर 3 साल लगते हैं। तो अगर सोशल मीडिया पे थोड़ा सा 10 मिनट का पढ़ के ही सब कुछ पता चलता होता तो इतने कोर्स ही नहीं बने होते, या सुपर स्पेशलिटी की या फिर एमडी की या एमबीबीएस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सारे लोग भी जो कि गूगल पे सर्च करके अपने आप को एकदम जानकार मानने लगते हैं, जब इनको भी कोई जरूरत पड़ती है तो फिर ये भागते हॉस्पिटल ही हैं। मतलब कुल मिला के उनको दवाइयां, उपचार, उनको भी पता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, पर वो सब अपने मन को भ्रमित करने की और दूसरों को भ्रमित करने की बातें हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या हो रहा है, थोड़ा अवेयर होना जरूरी है, पर आप इन सब चीजों के पीछे भागे नहीं। कोई डॉक्टर आपका बुरा नहीं चाहता, अगर आप किसी के पास गए हैं तो वो डेफिनेटली आपका अच्छा ही चाहता है। तो आप डॉक्टर पर भरोसा करना सीखें और जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं उसकी बात माने। वो जो भी कह रहा है वो अच्छे ही के लिए कहेगा, आपको कोई बुरा आपका नहीं चाहता है। तो डॉक्टर पर भरोसा करें और इस तरह की भ्रांतियों से बचें जी। और विशेष करके कोई भी दवाई या मेडिकल स्टोर से लाके इंटरनेट पे देखिए, उसको खाना स्टार्ट ना करते। हाँ, मालूम पड़ा कुछ और निकल गया। बिल्कुल मैडम, दवाइयों के साइड इफेक्ट भी उतने ही होते हैं जो हमें पता नहीं ही रहते हैं। अगर हम दवाइयों का एक एक साइड इफेक्ट भी देखने लगे तो वो इतने साइड इफेक्ट हैं और कभी कभी एडवर्स रिएक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो इसीलिए बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कभी कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। जी।
मैम, वैसे तो बहुत सारी बातें रहती हैं, पर हमारे पास समय की भी अवधि का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के दिवस पर हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे विश्व के लोग हैं सभी निरोग रहें, दीर्घायु हों और कोविड जैसी महामारी का अंत हो। मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई है और हमें उम्मीद है कि जो भी श्रोता हमारे कार्यक्रम को सुन रहे होंगे जरूर इससे लाभान्वित होंगे। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया जो मैं श्रोताओं के सामने अपनी बात रख सकूं। मेरा सभी से यही फिर से कहना है कि आप सभी लोग एक स्वस्थ दैनिक दिनचर्या अपनाएं और अपना जीवन भी स्वस्थ बनाएं। थैंक यू मैम।